जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नांदे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के समय में जो आतंकवाद है वो बस सीमा के उस पार से ही नहीं आ रहा है। मतलब यहां पर जो दायित्व है अकेले भारत के जो सैनिक है उनका नहीं है कि वो आतंकवाद को अच्छे तरीके से रोक पाए, बल्कि आतंकवाद की जड़ें देश के अंदर भी इस तरीके से फैलते जा रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा कंसर्न बनते जा रही है। जिस तरीके से टेररिज्म टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज का भी जो कंसर्न है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कारण यही है कि भारत का आज के समय का जो 4 लेयर एंटी टेरर स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिसको आपको भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से टेररिज्म इवॉल्व हो रहा है, भारत का ये जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, क्योंकि हम जिस तरीके के देश है उस तरीके के देश आपको शायद ही कहीं और सुनने को मिले। मतलब हमारी तुलना आज के समय में इजराइल अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जोड़कर देखी जा रही है, जो बहुत गर्व करने वाली बात है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है दोस्तों, अगर आपने अभी भी नहीं ज्वाइन किया तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। करंट अफेयर डेली जो मैगजीन अपलोड होती है वो आपको यहां पर आप एक्सेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपकी यूपीएससी पीएससी के एग्जाम प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकती है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा ताकि आप भी किसी तरीके के अपडेट से ना चुके। अब देखिए, जिस मल्टी डायमेंशनल टेररिज्म की अपन बात कर रहे हैं उसके कितने सारे वेक्टर्स हैं जिसके कारण भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है परेशान चल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन आता है, ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग आती है, टेरर फाइनेंसिंग आती है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन आता है, स्लीपर सपोर्ट नेटवर्क आते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर थ्रेट्स आते हैं। अब अगर आप इन वेक्टर्स को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि टेररिज्म भी इवॉल्व हुआ है। मतलब देश के अंदर भी, देश में टेरर फाइनेंसिंग जिस तरीके से चलती है, जिसके कारण इंडिविजुअल्स को सपोर्ट मिलता है, फिर वो फर्दर नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, एक नेटवर्क बनता है और फिर आतंकवादी घटना अंजाम होती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत ज्यादा हमारे लिए अब चैलेंजेस बन चुके हैं। इवन अगर आपने देखा होगा, जो पहले परंपराएं चलती थी, ट्रेडिशनल एक फॉर्मेट होता था कि एक व्यक्ति स्मगलिंग करता था, लेकिन आजकल ड्रोन के माध्यम से भी जो टेररिस्ट होते हैं वो हमारे देश के अंदर वेपन्स पहुंचाते हैं, एम्यूनेशंस पहुंचाते हैं, पाउडर पहुंचाते हैं। पाउडर भी इसलिए पहुंचाया जाता है, नारकोटिक्स भी इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि देश का युवा गलत रास्ते पे चले जाए, भटक जाए, क्योंकि अगर वो नशे में चला गया तो देश की संस्कृति वैसे ही खत्म हो जाना है। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से हमें अपने एजेंडास के साथ भारत के अंदर काम करना है। और एक इकोसिस्टम ऐसा भी है जो इनको सपोर्ट भी करता है, उस पर तो फिलहाल अपन चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन थ्रेट्स को देखोगे तो ये बहुत कॉमन थ्रेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जितने कॉमन थ्रेट्स है उतना ही बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान से परेशान है, बल्कि इन्फिल्ट्रेशन की जो अपन बात करते हैं तो बांग्लादेश भी आ जाता है, म्यांमार भी आ जाता है, नेपाल से भी यही आतंकवादी कई बार घुसने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि हमारी आंखें किस वक्त खुली। हमारे लिए सबसे बड़ा एक सेटबैक कब था? तो जब अपन सबसे बड़े सेटबैक की बात करते हैं तो फिर 26/11 भारत का सबसे बड़ा वो आतंकवादी हमला था जिसमें भारत ने कई सारी चीजें सीखी, उसको समझ आया कि कमी कहां पर है। मतलब इमेजिन करिए 26/11 में हमें क्या चीज सीखने को मिली। तो 26/11 में आपको समझ में आया होगा कि कई सारी हमारे पास सीरियस वल्नरेबिलिटीज थी जिसे एक्सपोज किया गया। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की कमी। इमेजिन करिए, केंद्र सरकार को जानकारी, राज्य सरकार को जानकारी, इंटेलिजेंस को जानकारी, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो टेरर फॉइल नहीं कर पाए। टेररिस्ट जो टेररिस्ट थे उनको हम रोक नहीं पाए, आतंकवादी घटना को रोक नहीं पाए। वो तो भला हो तो कराम ओमले जी का, जिसने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, वरना एक ऐसा इकोसिस्टम था जो ये साबित करने में लग गया कि जो आतंकवादी है वो हिंदू है, मतलब भारत के है, भारतीय है। इमेजिन करिए, भारत में ये व्यवस्था भी है। इसका मतलब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की कमी सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चूक थी। साथ साथ कोस्टल सर्वेलेंस की चूक थी, इंटर एजेंसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी चूक थी, रैपिड काउंटर टेरर रिस्पॉन्स की भी कमी थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट और इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स की भी कमी थी। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इसका उल्टा सोचोगे कि अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी रियल टाइम पर एक्सचेंज हो जाती, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होता, तो हो सकता था हम इस आतंकवादी घटना को रोक पाते और 26/11 जैसा जो काला दाग था वो हमारे भारत पर कभी नहीं लगता। लेकिन फिर भी चीजें हमें सीखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या चीज करी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जब हमें पता था कि पूरी घटना ही वहीं से होकर आई है? हमने ज्यादा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बस जो सबसे बड़ी नींव थी वो 2008 में रख दी गई थी, जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की, एनआईए की। और जब एनआईए का फॉर्मेशन होता है तब हम समझ पाते हैं कि हमें अब किस तरीके से अपने सेटअप को बिल्ड करना है। तभी आपने देखा होगा कि 2008 में जैसे ही हमला हुआ, एनआईए एक्ट पास हुआ, फिर 2009 में एनएसजी हब्स बनाए गए मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में। 2012 में
नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का अप्रूवल हुआ है और 2016 में इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम आया है। इमेजिन करिए 2016, मतलब 2008 की आतंकवादी घटना के बाद 2016 में हम एक प्रॉपर मॉडल पर पहुंच पाए। हमें पूरे 8 साल लग गए। ये भी एक बड़ी विडंबना है। लेकिन क्या चीज बदली 26/11 के बाद? एनआईए, नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। फिर एमएसी मींस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, मल्टी एजेंसी सेंटर, देन कोस्टल सिक्योरिटी, एनएसजी रिस्पांस और नेट ग्रिड। इमेजिन करिए ऐसी व्यवस्था जिसकी परिकल्पना 26/11 के बाद ही हो गई थी, लेकिन ऑपरेशनलाइज वो अब जाकर हुई है। तो ये एक सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं गैप था, इंटेलिजेंस गैप था। मतलब आप मान के चलिए कि जिस भारत को 2008 में ही सतर्क हो जाना चाहिए था, वो अब जाकर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्यों इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं। अब देखिए हाउ द सिक्योरिटी ग्रिड वर्क, वर्तमान में ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जिस अपन एंटी टेरर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में जो 4 लेयर का है, उसका काम आपको अब समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो है स्टॉप द एंट्री। कैसे अपन किसी भी आतंकवादी की या एक नेटवर्क की एंट्री को रोक सकते हैं? तो बॉर्डर की फेंसिंग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लगातार आतंकवादी भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर की फेंसिंग होगी, सर्वेलेंस बढ़ाया जाएगा वाया द सीसीटीवी, सेंसर्स और ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तो हम हो सकता है कि एंट्री को रोक पाए। लेयर 2, फाइंड द थ्रेट। अब फाइंड द थ्रेट कैसे? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मल्टी एजेंसी सेंटर, स्टेट इंटेलिजेंस और अदर एजेंसीज की सहायता से हम थ्रेट को ढूंढ सकते हैं। लेयर 3 में उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है वाया द आर्मी, सीएपीएफ, स्टेट पुलिस और स्पेशलाइज्ड यूनिट। और फिर लास्ट है पूरे नेटवर्क को ही डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि जब अपन बात करते इंडिविजुअल को एलिमिनेट करना, तो इंडिविजुअल के एलिमिनेशन से बस वो घटनाएं समाप्त नहीं होगी अनटिल अनलेस आप पूरे नेटवर्क को ही खत्म नहीं कर देते। तो नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए, लीगल एक्शन, टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज ये 4 लेयर की पूरे भारत के अलावा भी पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है। मतलब एक चीज तो तय है कि 26/11 में भले ही हमारी आंखें खुली, लेकिन इंप्लीमेंट होते होते काफी साल लग गए। लेकिन आज के समय में भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी टेरर स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, ठीक वैसी जैसे इजराइल और अमेरिका के पास है। अब देखिए पहले लेयर की बात करते हैं स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी की। मतलब फिजिकल फेंसिंग के अलावा भी टेक्नोलॉजिकली असिस्टेड बॉर्डर्स की बात करना। अब देखिए स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी लेयर 1 जो है, अगर आप देखेंगे तो इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी को आज भारत अडॉप्ट करके चल रहा है। तो आज भारत में जो फेंसिंग की जा रही है उसमें थर्मल इमेजेस, नाइट विजन डिवाइसेस, सीसीटीवी, पीटीजेड हाई क्वालिटी कैमरास, ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार, सेंसर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा जो अपन ने पहले पढ़ा, पहली लेयर में क्या था? सर्वेलेंस को बढ़ाना। देन CIBMS मींस कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम पूरा जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हो रही है उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि हम अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को डिफिकल्ट टेरेन एरियाज में बढ़ा सके। अब ये क्या चीज है? तो यहां देखिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो अनेकों नदियां हैं, मार्शलैंड है, माउंटेन्स है, डेंस वेजिटेशन है, डिफिकल्ट टेरेन है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ फिजिकल जो फेंसिंग होती है वो अकेले काम नहीं आती है। इसलिए यहां पर जरूरी है कि हम अपनी डाइवर्सिटी को, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए अदर क्राइटेरियाज को अडॉप्ट करके चले, वो भी ऐसे ताकि हम सिचुएशनल अवेयरनेस बिल्कुल रियल टाइम के साथ एक्सेस कर पाए। तभी कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बोल्ड QIT टेक्नोलॉजी, जहां पर फेंसिंग डिफिकल्ट होती है वहां पर बोल्ड QIT टेक्नोलॉजी अभी से नहीं है, बल्कि 2019 से इसे ऑपरेशनलाइज करके भारत चल रहा है। और कहां पर? सेंसिटिव एरियाज में, जहां पर नदी है, मार्शलैंड है, जहां पर आप फिजिकल फेंसिंग नहीं कर सकते। अब ये जो बॉर्डर QIT है इसको जरा ध्यान से समझिए। इट इज बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम इंटरसेप्शन टेक्निक। इसे CIBMS फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप किया गया है। वो भी कहां पर? डिफिकल्ट रिवराइन स्ट्रेचेस के अंतर्गत। मतलब ये अगर कहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिव है तो उसका नाम है बांग्लादेश की बॉर्डर के पास। अब देखिए इसकी क्यों जरूरत थी,
क्योंकि पार्ट्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इंक्लूड रिवराइन टेरेन। आपने देखा है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है और गंगा नदी है और उनकी जो सहायक नदी है, कई सारी स्ट्रीम्स वहां से निकलती है और वो आसान कर देती है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर आप फिजिकल फेंसिंग नहीं करते। इसलिए CIBMS का ये फ्रेमवर्क, जैसे बोल्ड QIT कहा जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लेयर भारत को प्रोवाइड करता है ताकि किसी भी तरीके के इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। और फिर क्या हो रहा है देखिए, अब इसमें भी किस तरीके का थ्रेट इवॉल्व हो रहा है। अगर कोई आतंकवादी नहीं भी घुस पा रहा है, अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ड्रोन्स के माध्यम से वो हमेशा फिजिकल फेंस को पास करने की कोशिश करता है। अब देखिए ड्रोन्स अक्रॉस द बॉर्डर में किस तरीके से जो टेररिस्ट है वो ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन्स है वो आज के समय में वेपन्स, एम्युनिशन, नार्कोटिक्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और अदर कॉन्ट्राबैंड, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसके माध्यम से ड्रोन्स भी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। मतलब हमारे पास एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। मतलब हम यहां पर फिजिकल और ट्रेडिशनल फेंसिंग के अलावा भी ड्रोन्स को भी फेस कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ही आए, ड्रोन्स भी डिलीवर कर सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है वो यही है कि ड्रोन ने हमारे लिए एक थर्ड डायमेंशन क्रिएट कर दिया है, जो क्रॉस बॉर्डर के थ्रू पूरा हो रहा है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि किस तरीके का काउंटर ड्रोन रिस्पॉन्स होता है। इसमें डिटेक्शन सिस्टम आते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस आता है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज आती है, ग्राउंड इंटरसेप्शन टीम्स आ जाती है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी आ जाता है। मतलब ड्रोन्स अक्रॉस द बॉर्डर भी एक बड़ी समस्या है। और आप देखिए इमेज में, ओल्ड थ्रेट में आतंकवादी या फिर इन्फिल्ट्रेशन फेंसिंग को पार करके होता था, फेंसिंग को काट दिया जाता था। ये ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन है जिसमें फिजिकल फेंस ब्रीच होती है, लेकिन नए थ्रेट में ड्रोन का इन्वॉल्वमेंट थर्ड डायमेंशन क्रिएट कर चुका है और एयर स्पेस क्लोज टू द बॉर्डर हमारे लिए बड़ी समस्या बनते जा रहा है। अब यहां पर वही बात है कि सिक्योरिटी जो फोकस है वो पूरा शिफ्ट हो चुका है ग्राउंड बेस्ड फिजिकल बैरियर से इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन डिटेक्शन सिस्टम तक। और ये भले ही आप बोले, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए उसमें फिजिकल फेंसिंग करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या वाली बात हो जाती है। अब देखिए दूसरी लेयर का नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। मल्टी एजेंसी सेंटर अंडर द इंटेलिजेंस ब्यूरो फ्रेमवर्क, ये फैसिलिटेट करता है इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग द रेलिवेंट एजेंसीज। और इसका जो सबसे बड़ा कोर ऑब्जेक्टिव है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी एजेंसीज आ जाती है ताकि रियल टाइम पर हम एक्शन ले पाए, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा मल्टी एजेंसीज के बीच में, तब तक क्विक रिस्पांस भी नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करा है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन साइकिल को सिंप्लीफाइड कर दिया है। इंटेलिजेंस इनपुट आया, MAC इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन होता है, थ्रेट का असेसमेंट होता है, कंसर्न सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को तुरंत इनपुट्स भेजे जाते हैं और फिर ऑपरेशनल रिस्पांस होता है वाया द आर्मी और द पुलिस। ये क्यों क्रिटिकल होता है, क्योंकि टेरर नेटवर्क्स कि आज के समय के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नहीं बची है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेटवर्क कहीं और होगा, ऑपरेट कहीं और से हो रहा होगा। तो जब मल्टी स्टेट्स आ जाते हैं तो यहां पर कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाता है। और वही कहानी है, कम्युनिकेट फ्रॉम वन स्टेट, रिसीव मनी एल्सवेयर, ऑब्टेन लॉजिस्टिक समवेयर एल्स, टारगेट अनदर लोकेशन। तो जिस तरीके से ये और इनका नेटवर्क, आतंकवादियों का नेटवर्क फैल रहा है, हमने भी अपनी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत कर दी है। इसीलिए इंटेलिजेंस मूव फास्टर देन द टेररिस्ट नेटवर्क, और इसके लिए जरूरी होता है मल्टी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बेस्ड ऑन रियल टाइम। तो ये लेयर 2 है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है नेट ग्रिड। नेट ग्रिड की परिकल्पना भले ही 26/11 के बाद हो गई हो, 2008 के बाद हो गई हो, लेकिन हाँ, इस सरकार ने नेट ग्रिड का सबसे फ्रूटफुल यहां पर बोल सकते ऑपरेशनलाइज किया है। इसे सक्सेसफुली कैसे इसका यूज करना चाहिए वो किया है। तो नेट ग्रिड की जब अपन बात करते हैं, मींस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये इसीलिए लाई गई थी और इसीलिए ये सक्सेसफुल है क्योंकि इसने पूरा जो इंटेलिजेंस है और इन्वेस्टिगेटिव पर्पस है उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया, वो भी रियल टाइम डेटा शेयरिंग के हिसाब से। और नेट ग्रिड और अदर सिक्योरिटीज में ये अंतर है कि जहां MAC मल्टी एजेंसी सेंटर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और शेयरिंग का काम करती है, वहीं नेट ग्रिड जो है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये डेटा एक्सेस करती है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है और एक पूरे आर्किटेक्चर का स्टडी करते हुए पूरा जो एक किसी भी सस्पेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है जो डिजिटली अवेलेबल है, उसे ट्रेस करते हुए बताती है कि आपको कौन सा सस्पेक्ट के ऊपर काम करना है, आपके लिए कौन टारगेट है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सेम इंस्टीट्यूशन, इसलिए यहां पर ये लास्ट लाइन लिखी गई है क्योंकि MAC का रेलेवेंस अलग है, लेकिन
नेट ग्रिड का रेलिवेंस अलग हो जाता है। और देखिए डेटा इंटीग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें कई बार ऐसे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें सेपरेट क्लूज होते हैं। और सेपरेट क्लूज की अपन क्या बात करते हैं, कोई भी आतंकवादी है, ट्रैवल किया होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, कम्युनिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी अंडर द लॉफुल प्रोसेस, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन होगी, मूवमेंट पैटर्न्स होंगे। तो कई बार इटनरीज को भी फॉलो करना जरूरी हो जाता है। और उसे अगर आज के समय में एआई यूज करे, एआई समझे, तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए किसी भी सस्पेक्ट और आतंकवादी को पकड़ना कितना आसान हो जाता है वाया द नेट ग्रिड। और उसमें भी जो सबसे इंटरेस्टिंग टूल है, आप पढ़िएगा उसके बारे में, गांडेव टूल, वो और ज्यादा नेट ग्रिड की बोल सकते हैं बैकबोन है, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। तो यहां पर नेट ग्रिड का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेयर 3 है काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस की। मतलब यहां पर इंटेलिजेंस हैज वैल्यू ओनली व्हेन इट प्रोड्यूसेस एक्शन। अब देखिए इंटेलिजेंस होना और एक्शन होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड ज्यूरिडिक्शन, ऑपरेशन कैन इन्वॉल्व इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्टेट एंड यूटी पुलिस, स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर यूनिट्स, इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल इनपुट्स। मतलब आपके पास जानकारी है लेकिन आप रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इन आधारों पर। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तो अलग अलग प्रकार से सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, जिसमें आर्मी भी इन्वॉल्व रहती है, सीआरपीएफ भी रहती है, जेएंडके भी रहती है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रहती ही रहती है। मतलब अगर आप बात करें वल्नरेबल एरियाज की, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और जम्मू कश्मीर तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी सीधी सीमा है, और पाकिस्तान का तो एक अलग नैरेटिव ही चलता है जो उसे गलत तरीके से फैलाने का प्रयास करता है। जम्मू कश्मीर भारत का क्योंकि अभिन्न हिस्सा है, तो इसलिए वो चाहता है कि वो हमेशा अनस्टेबल रहे। तो वहां पर तो हमारा जो एक डोमेन है, जो थ्रेट्स है, जो वेक्टर्स है, वो कई बड़े बड़े हैं। कारण यही है कि यहां पर आपको हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। अब की स्ट्रेंथ यही है, की स्ट्रेंथ अगर पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर एरिया की बात की जाए तो लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सबसे बड़ी की स्ट्रेंथ बन जाती है। और आपने देखा भी होगा कई बार इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे ऑपरेशंस भी करते हैं। अब हाउ एन इन्फिल्ट्रेशन कैन बी डिफेक्टेड और डिटेक्टेड, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है ये भी समझिए। सबसे पहला स्टेप होता है सस्पिशियस मूवमेंट को डिटेक्ट करना सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में। स्टेप 2 होता है सर्वेलेंस इक्विपमेंट और पेट्रोल के माध्यम से कंफर्म करना पर्टिकुलर एक्टिविटी को। स्टेप 3 होता है ऑपरेशनल यूनिट्स के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। स्टेप 4 होता है कि जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट है उसे मॉनिटर करके ब्लॉक करना। स्टेप 5 होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरसेप्शन और सर्च ऑपरेशन को चलाना। स्टेप 6 है कम्युनिकेशन वेपन्स अदर एविडेंस को रिकवर करना। स्टेप 7 में आता है इन्वेस्टिगेशन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई लार्जर नेटवर्क। जब एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो फिर लार्जर नेटवर्क की तरफ मूव करना। और अगर आप नेटवर्क को ही फॉइल कर दोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है नेटवर्क को ही खत्म कर देना, क्योंकि स्टॉपिंग द इन्फिल्ट्रेटर इज ओनली हाफ द जॉब। आधा ही काम कहलाता है अगर आप इन्फिल्ट्रेटर को रोक रहे हो। लेकिन अगर आप नेटवर्क को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मतलब अगले नेटवर्क को जो बनने में 10 साल लगेंगे, आप उस लेवल तक जा रहे हो। क्योंकि यहां पर अथॉरिटीज के पास ये जरूरी होता है कि किसने उसे भेजा, कौन उसे फाइनेंस कर रहा है, किसने उसे लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई, और हु वाज द इंटेंडेड कॉन्टेक्ट। ये सारी चीजें किसी भी एक नेटवर्क को फॉइल करने के लिए जरूरी हो जाती है। अब लास्ट आता है डिस्ट्रॉइंग द टेरर इकोसिस्टम। इमेजिन करिए होल टेरर इकोसिस्टम को भारत आज के समय में डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए समय समय पर आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी नाम सुना होगा कि हम आज के समय में वेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली थ्रेट को एलिमिनेट करते हैं। और इसलिए देश के अंदर किसी भी प्रकार की बड़ी आतंकवादी घटना अभी तक नहीं हो पाई, और ईश्वर करे होनी भी नहीं चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज टू द एनआईए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को। अब अगर बात की जाए तो भारत के पास क्या टूल किट है जिसके अंतर्गत भारत देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाता है। उसमें सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1967 ओरिजिनली आया था, 2019 में अमेंड हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया है। स्कोप ऑफ टेररिज्म जो है आज के समय में सिर्फ एक फिजिकल एंड वायलेंस नहीं है, बल्कि टेररिज्म के पीछे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प, अगर रेजाइम भी चेंज करना है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन करना है, तो ये सब टेरर एक्टिविटीज में आता है। मतलब अब जांच का दायरा भी बढ़ चुका है, और यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी भी बड़े आसानी से आज के समय में धरे जा रहे हैं। अब इट प्रोवाइड्स व्हाट, अ लीगल
फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड टेररिज्म, क्योंकि आप सिर्फ आतंकवादी को आज के समय में एक फिजिकल एंड वायलेंस के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि आतंकवाद ने अपनी जड़ें फैला दी है। और उसके बाद आता है रोल ऑफ एनआईए और फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन। तो अगर भारत के अंदर की बात की जाए तो भारत की ये कुछ टूल किट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो समय समय पर जांच करती रहती है, और फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कि ऐसे कौन से नेटवर्क है जिनको इस तरीके का फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है, और फिर वो अपनी जड़ें फैलाते हैं, उसे भी रोकने का काम भारत की इसी तरह की टूल किट करती है। मतलब यहां पर फाइनेंशियल एक्शन भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसरप्शन जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी टेरर नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता। फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी तरीके के टेरर नेटवर्क को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। पैसा खत्म तो उनके पास रिक्रूटमेंट खत्म, उनका लॉजिस्टिक खत्म, वेपन प्रोक्योरमेंट खत्म, मूवमेंट खत्म और प्रोपेगेंडा भी खत्म। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग मिलती है, फंडिंग के कारण रिक्रूटमेंट होता है, उल्टा चलते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है, वेपन्स दिए जाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, सेफ हाउसेस दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है और फिर फाइनली अटैक किया जाता है। तो अगर आप नेटवर्क को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर बाद की ही चीजें नहीं होंगी। फंडिंग, पैसे को ही रोक दोगे तो वही बात है, आतंकवादी घटना भी नहीं होगी। और जहां पैसा आता है वहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश के अंदर से ही पैसा आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं दिया जाता है। इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई नेटवर्क दैट ऑपरेट अक्रॉस द जुरिडिक्शन। अब क्योंकि एफएटीएफ का भारत सदस्य है, इसलिए भारत को इसका साथ मिलता भी रहता है। इसका मतलब कि अटैक होने से पहले अगर नेटवर्क को वीक करना है तो फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और भारत इसीलिए समय समय पर काम बढ़ा भी रहा है, लेकिन आप देखोगे तो चैलेंजेस भी भारत के लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोई भी आतंकवादी जो घटनाएं होती है वो आज के समय में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व नहीं होती, धीरे धीरे करके इवॉल्व होती है। लेकिन जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, हमारा जो कंसर्न है, थ्रेट है, वो भी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन स्वार्म्स, चीप ड्रोन्स कैन क्रिएट सर्वेलेंस इंटरसेप्शन चैलेंजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। दिल्ली बम ब्लास्ट में जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट थे, जिन्हें अपन आज के समय में इंटेलेक्चुअल टेररिज्म बोल रहे हैं, जो डॉक्टर्स बताते थे खुद को, उन्होंने आतंकवादी हमला किया। सोचिए, एनक्रिप्टेड मैसेंजर्स को वो यूज कर रहे थे। डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी आजकल एक साधन बन चुकी है। पहले हवाला होती थी, आजकल डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फंडिंग की जा रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है। लोन एक्टर टेररिज्म भी गतिविधियां भारत में बढ़ रही है। और जब लोन एक्टर टेररिज्म की बात होती है तो काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए प्रॉपर्ली ट्रेस करना। और जहां कहीं भी इनक्रिप्टेड टर्मिनोलॉजी आती है दोस्तों, तो इनक्रिप्टेड टर्मिनोलॉजी में भी सिक्योरिटी एजेंसीज को एकदम मॉनिटर करना मुश्किल पड़ जाता है, मतलब ट्रेस करना मुश्किल पड़ जाता है, सोर्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पहुंचते तो जरूर है, लेकिन इंक्रिप्टेड होने के कारण कई बार डिले भी हो जाते हैं। और जब डिले होते हैं तो फिर क्विक रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाते हैं। और फिर डीप फेक्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मीन्स पोटेंशियली बी एक्सप्लॉइटेड फॉर प्रोपेगेंडा और कम्युनल मैनिपुलेशन, तो ये व्यवस्था भी भारत में बढ़ते जा रही है। डीप फेक्स के कारण भी आतंकवाद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट तौर पर भारत में क्या कर रहा है आपने देखा ही है, असंतोष फैलाने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो नई सिक्योरिटी इक्वेशन है, फिजिकल टेररिज्म प्लस साइबर टेररिज्म प्लस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें डीपफेक्स आ जाता है और फाइनेंशियल नेटवर्क्स, ये सारी चीजें आ जाती है। पहले जिस सिक्योरिटी इक्वेशन में फिजिकल टेररिज्म को हम समझते थे, आज उसी सिक्योरिटी इक्वेशन में इतने सारे और डोमेन जुड़ चुके हैं, जिसमें साइबर टेररिज्म, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक बड़ा चिंता का कारण बनते जा रहा है। मतलब अगर आप ऑन ग्राउंड की बात करें तो आतंकवाद जो है, जो अपन पहले समझते थे कि बंदूक लेकर गोली बूंदने का बस काम है, लेकिन समय के हिसाब से आपने देखा होगा कि ग्राउंड रियलिटी भी बढ़ चुकी है। अब ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो आता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब टेररिस्ट और हैकर, ये भारत की आज के समय में नई बैटलफील्ड क्रिएट होते जा रही है। अब फ्यूचर की अगर बात की जाए तो इंडिया नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी ग्रिड क्या हो सकती है, तो आपने देखा है द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइकली टू इन्वॉल्व व्हाट, सैटेलाइट असिस्टेड सर्विलेंस, ताकि मॉनिटरिंग और स्ट्रांग हो जाए। एआई असिस्टेड थ्रेट एनालिसिस, जिस तरीके से नेट ग्रिड और गांडेव टूल का यूज किया जा रहा है
हम उसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एडवांस ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है बॉर्डर के एरियाज में। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क मतलब एमएससी को और अच्छे से इवॉल्व किया जा सकता है। बेटर डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, रियल टाइम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी भारत में एक अच्छा बैकबोन साबित हो सकती है, वो भी एंटी टेरर इस तरीके के पोलियर स्ट्रक्चर में। लेकिन वही बात है, टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अनदर क्वेश्चन, सिक्योरिटी वर्सेस प्रिवेसी का। क्योंकि जैसे जैसे करके टेक्नोलॉजी को हम नेशनल इंटरेस्ट में आगे बढ़ाएंगे, एक इकोसिस्टम ऐसा भी रहेगा जो हमेशा प्रिवेसी का नारा लगाता रहेगा, बोलेगा कि हमारी निजता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वो निजता जिसे वो हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के समय एक्सेस टू ऑल कर देता है। आप इमेजिन करिए, भारत उन पाखंडों वाले लोगों से भी भरा हुआ है। और वही बात आ रही है नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल ओवरसाइट की। नेशनल सिक्योरिटी जितनी बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल ओवरसाइट भी उतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो सकता है, चैलेंजेस भी हो सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके ही भारत ने खुद को इवॉल्व किया है। और अब अगर आज की स्थिति देखा जाए, इंडिया वर्सेस यूएस वर्सेस इजराइल की, तो देखिए मेजर चैलेंजेस में अगर भारत की बात की जाए, क्रॉस बॉर्डर इंटरनल सिक्योरिटी, तो यूएसए का ग्लोबल टेररिज्म होमलैंड थ्रेट्स है, इजराइल का परसिस्टेंट रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इजराइल तो वो देश है जिसके अगल बगल के देश चाहते ही नहीं है कि इजराइल अस्तित्व में ही रहे, मतलब यहां तो और खराब स्थिति है। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो भारत के पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वहीं यूएसए के पास सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल की मोसाद है। वहीं डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की बात की जाए तो भारत के पास आईबी और मल्टीपल एजेंसी है डोमेस्टिक, और वहीं यूएसए की बात की जाए तो एफबीआई है और इजराइल की शिनबैट है। तो वैसे ही आप देखिए, बॉर्डर अप्रोच में हम फेंसिंग सीआईबीएमएस सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो यूएसए में फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर सर्वेलेंस है। और इजराइल की बात की जाए तो हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्वेलेंस सिस्टम है। ज्योग्राफिकल चैलेंज में देखिए, हमारी जो है ह्यूज एंड डाइवर्स बॉर्डर है। इमेजिन करिए 7 हमारे पास मेनलैंड से सटे देश है। भूटान तो शांति प्रिय है, नेपाल भी हमारा मित्र है, म्यांमार भी मित्र है। मेन कंसर्न तो हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही रहा है। लेकिन यूएस में लार्ज लैंड मैरीटाइम ज्योग्राफी है और इजराइल का तो स्मॉलर ज्योग्राफिक एरिया है। की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो भारत के पास लार्ज मल्टी एजेंसी आर्किटेक्चर है। और वही बात है, अगर 100 अधर्मी है तो एक धर्मी 100 पर भारी भी है। मैसिव टेक्नोलॉजिकल डेटा कैपेबिलिटी है, रैपिड इंटेलिजेंस ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है। कंक्लूजन वही है कि भारत कैन नॉट सिंपली कॉपी द इजरायली और अमेरिकन मॉडल। इसीलिए भारत को एक यूनिक कॉम्बिनेशन की जरूरत है जिसमें सब कुछ हो, और वो सब कुछ आज आपको दिखेगा। ह्यूज बॉर्डर्स के साथ साथ, मैसिव पॉपुलेशन के साथ साथ, फेडरल सिस्टम के साथ साथ, डिफिकल्ट टेरेन के साथ साथ, मल्टीपल नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ, भारत इतने सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से भारत ने 4 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आज के समय में अडॉप्ट करके रखा है, आज कारण यही है कि भारत में कोई भी आतंकवादी घटना होने से पहले रुक रही है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में गुजरात से 8 से ज्यादा आतंकवादी गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने पकड़े हैं। तो ये बताता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आज के समय में नेक्स्ट लेवल का काम कर रही है। लेकिन फिर भी आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है कि भविष्य में किस तरीके से भारत को आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद एवं वंदे मातरम।